हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको होम साइंस के थर्ड पेपर अनुसंधान प्रविधियाँ जो कि एमए सेकेंड ईयर का है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, जिसके अंतर्गत आपको आज हम परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस के क्या सोर्सेज होते हैं वो बताऊंगी। जैसे कि पहले बताया था कि परिकल्पना होती क्या है, तो जब कोई रिसर्चर या शोधकर्ता शोध करने के पहले जो एक अनुमान लगाता है या अगर इसको सही रूप में कहा जाए तो जब एक शोधकर्ता जब किसी शोध समस्या का प्रारंभ करता है तो वो एक गेस करता है या अनुमान लगाता है कि जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसका क्या परिणाम निकलेगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, परिकल्पना। तो परिकल्पना के स्रोत क्या होते हैं या उसके आधार क्या होते हैं। तो परिकल्पना का निर्माण ऐसे ही नहीं होता है। उसका निर्माण जब होता है जब वो किसी न किसी रूप में या किसी न किसी चीज़ को वो देखता है, जानता है या उससे वो अपनी जानकारी को उपलब्ध करता है, तो वो हमारी स्रोत कहलाते हैं। जैसे कि आपका पहला इसमें आ जाता है व्यक्तिगत अनुभव। तो जो शोध करता होता है, तो जब वो शोध करता है वो किस पर करेगा, वो उस विषय पर करता है जिस पर उसकी पकड़ बहुत ज़्यादा होती है, जिस समस्या से वो जूझ रहा होता है। तो उस समस्या का निदान हेतु उसके जो व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, जो उसके पर्सनल आप कह सकते हो एक्सपीरियंस होता है, उसका बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। दूसरा है पहले के शोध। जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वो समस्या पहले से भी चली आ रही होती है, तो उस पर भी जो दूसरे विद्वान होते हैं, जो दूसरे लोग शोध करते हैं, तो उस शोध का भी वो यूज़ करता है। तो अपनी परिकल्पना के निर्माण में जो पहले से रिसर्चर हुए होते हैं, जो जिस विषय या जिस समस्या पर वो आज शोध कर रहा है उस पर पहले जिन विद्वानों ने शोध किए होते हैं उनसे भी वो मदद लेता है, हेल्प लेता है। उन शोध का वो देखता है कि उन्होंने क्या लिखा है, इससे पहले समस्या के ऊपर क्या समाधान निकाले हैं, तो उनको देखकर भी वो अपनी हाइपोथेसिस का निर्माण करता है। तीसरा हमारा पॉइंट है शोध सार। शोध सार यानी रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट। तो परिकल्पना में क्या होता है कि जो हमारे शोध होते हैं उनके जो सारांश या निष्कर्ष जो पहले से निकाले हुए होते हैं दूसरे विद्वानों के द्वारा, तो उनको क्या करते हैं, वो ये किसी न किसी चीज़ में प्रकाशित करवाते हैं, पुस्तकालयों में या शोध जो शोध हमारे संस्थान होते हैं वहाँ पर ये जो हमारे क्या नाम से जो शोध सार यानी एब्स्ट्रैक्ट होते हैं वो मिल जाते हैं पत्रिकाओं के माध्यम से। तो उन शोध सार को वो लेते हैं, इसके उपरांत इस पर रिसर्च वो करते हैं, उसके बाद वो अपनी हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। चौथे पॉइंट पर आता है शोध पत्रिकाएं। तो जो शोध की कहा जाए, जो जर्नल में जो हमारे रिसर्च जो हमारे पेपर्स प्रकाशित होते हैं दूसरे लोगों के, तो उनको भी वो देखता है कि वो पहले जो समस्या उत्पन्न हुई थी जब ये, तो उस वक्त पर उन्होंने क्या इसका निष्कर्ष निकाला था। तो इनको वो शोध पत्रिकाओं के माध्यम से भी वो अपनी हाइपोथेसिस का निर्माण करता है। ये बहुत ज़्यादा मदद करती है पत्रिका, क्योंकि जो रिसर्च आपके एब्स्ट्रैक्ट होते हैं या जो रिसर्च पेपर होते हैं वो जर्नल्स में प्रकाशित किए जाते हैं, ये पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं। फिर आता है हमारा रिलेवेंट बुक्स होती हैं, संगत पुस्तकें। तो ये भी शोधकर्ता का अनुसंधान यानी जिस पे वो शोध करने जा रहा है, तो पुस्तकों के माध्यम से भी वो इन्फॉर्मेशन लेता है या सूचनाएं वो प्राप्त करता है। तो एक हमारा ये माध्यम भी बहुत अच्छा है। संगत पुस्तकें उस शोध से संबंधित जो अन्य पुस्तकें हैं उनका भी वो अपने परिकल्पना के निर्माण में सहायता लेता है। फिर संगत पुस्तकें या संगत सिद्धांत, जो शोधकर्ताओं ने या जो पहले के विद्वानों ने जो समस्या के समाधान पर अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, तो उन सिद्धांतों का यूज़ भी वो अपनी समस्या के हाइपोथेसिस के समय या परिकल्पना के समय वो इनका बहुत ज़्यादा उपयोग करता है। फिर है अनुरूपता। तो जब कुछ विशेष परिस्थितियों में जब परिकल्पना का प्रतिपादन किया जाता है, दो वस्तुएं या प्राणियों में जब गुणात्मक समानता निकालनी हो, तो इस आधार पर यानी इस अनुरूपता का सिद्धांत यूज किया जाता है।
इस परिणाम को देखकर हम परिकल्पना बनाते हैं कि मनुष्य प्रयत्न तथा भूल के आधार पर सीखते हैं, लेकिन परिकल्पनाओं का यह स्रोत जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा ठोस नहीं होता है। फिर है सांस्कृतिक घटक। सांस्कृतिक घटक यानी जो कल्चरल जो कंटेंट है एनालिसिस, परिकल्पना की रचना में भिन्न भिन्न संस्कृतियों के साहित्यिकों के घटना के विश्लेषण से काफ़ी मदद ली जाती है। शोधकर्ता किसी संस्कृति के साहित्य के घटकों का विश्लेषण करता है और इस तरह जो तथ्य या फैक्ट जो हमारे सामने आते हैं उनके प्रकाश में परिकल्पना बनाई जाती है। जिस संस्कृति में बच्चों को स्वतंत्रता प्रशिक्षण दिया जाता है तो वहाँ की जो स्वतंत्रता प्रशिक्षण है वो कैसे होगा, वो काफ़ी सबल होगा। जैसे आदिवासी संस्कृति होती है, गैर आदिवासी संस्कृति होती है, उनकी अगर हम तुलना करके उसकी हम अगर परिकल्पना करते हैं तो जो गैर आदिवासी बच्चे हैं उनमें सृजनात्मकता और बौद्धिक योग्यताएं अधिक होती हैं। यानी सांस्कृतिक घटक एक ग्रामीण परिवेश में रहने वाला व्यक्ति, एक शहरी परिवेश में रहने वाला व्यक्ति है, दोनों में कैसे होंगे, अलग अलग आपको दिखाई देते हैं, अंतर होता है दोनों में, दोनों की बौद्धिक योग्यताओं में भी अंतर होता है। फिर आता है व्यक्तिगत रुचियाँ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है, ये परिकल्पना के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, क्योंकि जब शोधकर्ता किसी विषय पर शोध करता है वो तभी करता है जब उसकी उस विषय में रुचि उत्पन्न होती है। यदि रुचि होगी तो वो व्यक्ति अच्छे से काम करता है। फिर विचार एवं निर्देशन। तो लास्ट आपका पॉइंट है, यह भी हमारा कैसा है, व्यवहारिक स्रोत होता है। एक होता है हमारा कला पक्ष जो हमारा होता है, यानी व्यवहारिक अर्थ होता है जब किसी काम को किया जाता है। तो विचार और निर्देशन से आपका तात्पर्य होता है कि ये आपका जो शोधकर्ता जिस क्षेत्र में शोध करता है तो क्या करता है, प्रशिक्षित या अनुभवी जो विद्वान होते हैं उनसे संपर्क करता है और उसके उपरांत उसे जो सुझाव और सलाह मिलती है उसके उपरांत वह विचार विमर्श करता है और उनके निर्देशन जो प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो अनुभव पर आधारित होते हैं। दूसरे जो जिन लोगों ने अपने शोध ग्रंथ हों चाहे अनुसूचियाँ पत्रिकाओं में जब प्रकाशित करवाते हैं तो वो अपनी अनुभव पर आधारित अच्छे जो भी निष्कर्ष निकलता है उसका वो फैक्ट के तौर पर उपलब्ध कराते हैं। फिर इसका उपयोग करता है जो शोधकर्ता होता है, वो इस अनुभव का लाभ उठाता है, उनके विशेषज्ञों से विचार विमर्श करता है और उसके उपरांत वो परिकल्पनाएं बनाता है। इस प्रकार मतलब कह सकते हैं कि ये सभी जो सोर्सेज हैं ये बहुत ही उपयोगी सोर्सेज होते हैं परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस के निर्माण में। तो चाहे व्यक्तिगत अनुभव हो, चाहे हमारे व्यक्तिगत रुचियाँ हों, सांस्कृतिक घटक हों और चाहे शोध पत्रिकाएँ हों, तो इन सब ये सोर्सेज बहुत ही उपयोगी होते हैं किसी भी परिकल्पना के निर्माण में। यानी जब शोधकर्ता अपना शोध करता है तो उस वक्त वो परिकल्पनाओं का निर्माण करता है, तो उस वक्त ये सारे जो पॉइंट हैं 10 ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं उस शोधकर्ता के लिए।